Hello, all dear students. Welcome back to the MPGK class for your MPPSC examination. क्लास शुरू करने से पहले एक इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आपको दे देता हूं। जिन लोगों ने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया या कि फिर इंस्टीट्यूट की एप्लीकेशन द आईसीएस लाइव को डाउनलोड नहीं किया, जिन दोनों की लिंक्स आपके इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हैं, को डाउनलोड कर लें या ज्वाइन कर लें। पहली चीज, ये जो लेक्चर्स आपके चल रहे हैं इसका पीडीएफ हम वहीं अपलोड कर रहे हैं, इंडिविजुअली आप तक नहीं पहुंचा सकते। दूसरा, इसके अलावा सम अदर बेनिफिट्स, जैसे कि जो भी आपके लेक्चर्स हो रहे हैं उनके अकॉर्डिंग डेली आपके प्रैक्टिस टेस्ट और उनके सेट्स ऑफ क्वेश्चंस विद सॉल्यूशंस आपको वहीं पर अपलोडेड मिलेंगे। यहां पर नहीं करवाए जा सकते बिकॉज ऑफ द टाइम लिमिट्स, क्योंकि आप तो वहां पर टाइम के साथ पढ़ रहे हैं लेकिन हमारे पास और भी लेक्चर्स होते हैं, सो दैट वी हैव टू अरेंज देम। तो एक ही लेक्चर में हम इतना समय नहीं दे सकते, है ना। दूसरी चीज, ये बार बार बोलने वाली बात नहीं है। देखो भाई, मैं सीधा साधा सा टीचर हूं, कोई ऑनलाइन सेलिब्रिटी नहीं बनने की मेरी इच्छा है ना ऐसा कुछ। मैं अनअकैडमी, पीडब्ल्यू और सम अदर एग्जाम जो एप्स हैं या फिर जो भी टीचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं उनकी तरह बरसाती मेंढक जैसे टर्रा नहीं सकता मैं, है ना। तो वो आप लोगों को तय करना है भाई कि बार बार वीडियो में आऊं मैं और इस वीडियो का टाइम खराब करके मैं आपसे बस यही बोलता रहूं कि भैया हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, कि भैया हमारा यूट्यूब लिंक पे आ जाओ, कि भैया हमारे इस पे आ जाओ, हमारे उस पे आ जाओ। ये नहीं हो सकता, है ना। तो आप लोगों को मैं वीडियो के स्टार्टिंग में ही बोल दे रहा हूं, इसीलिए मैं ये 2-3 मिनट खर्च कर रहा हूं आज की इस वीडियो के। तो भैया जिन लोगों ने नहीं किया वो लोग ज्वाइन कर लें, जिन्हें सीरियसली पढ़ाई करनी है वो लोग वहां पहुंच जाएं, राइट। क्योंकि यहां हम सिर्फ पढ़ने आए हैं, हम और कुछ चीज को ध्यान देने नहीं आए हैं, सीधी सी बात है। इसीलिए आप लोग अगर जाएं तो वहां पर जाकर के ज्वाइन कर लें। अगर कोई दिक्कत आती है तो नीचे नंबर आपको दिख रहे हैं, आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ये नंबर मैंने इसलिए नहीं लिखे हैं यहाँ पर ताकि आप हमसे कांटेक्ट करके हमसे एडमिशन लें। मैंने ये नंबर इसलिए लिख रखे ताकि आपको कोई भी दिक्कत हो, वी आर ऑलवेज अवेलेबल 24/7। बस मुझे ये पता चलना चाहिए कि मेरे पास कॉल आ रहा है, आप कभी भी करें, मैं आपको जवाब दूंगा, रिप्लाई करूंगा। मैं नहीं करूंगा, मेरी ओर से कोई और करेगा, राइट। तो हमारा ये ऑब्जेक्टिव नहीं है आप लोगों को, बाकी आपकी इच्छा है, आप करना चाहते हैं करें, नहीं करना चाहते हैं नहीं करें। दैट इज ऑल योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, नॉट माइंड, राइट। चलिए बिना देरी के अब आज का लेक्चर शुरू करते हैं। 6 लेक्चर है आज हमारा एमपी जीके का, और इस एमपी जीके के 6 लेक्चर में हमारा जो टॉपिक आने वाला है वो एमपी की ज्योग्राफी का नेक्स्ट पार्ट है, दैट इज द फॉरेस्ट इन एमपी। तो हम आज के लेक्चर में जिसकी बात करने वाले हैं दैट इज फॉरेस्ट, है ना। जो हम आज बात करेंगे वो क्या होगा, फॉरेस्ट से रिलेटेड होगा। मध्य प्रदेश में वनों की स्थिति देखी जाए तो पूरे भारत के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण बन जाता है। इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर द इंडियन ज्योग्राफी, नॉट ओनली फॉर द एमपीज ज्योग्राफी। रीजन इज क्योंकि मध्य प्रदेश भारत का वो राज्य है जो भारत में सर्वाधिक वन आच्छादित क्षेत्रफल घेरता है, यानी कि इंडियाज मोस्ट लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर एरिया जो है वो मध्य प्रदेश ही ऑक्यूपाई कर रहा है, एंड दैट्स वाई। तो फॉरेस्ट काउंट को बढ़ाने में, स्पेशली फॉरेस्ट को इंक्रीज करने में, कंट्रीब्यूशन करने में, और फॉरेस्ट जो फ्लोरा एंड फौना है उसको कंजर्व करने में, वाइल्ड लाइफ डाइवर्सिटीज को बनाए रखने में, इसके साथ साथ जो ट्राइबल कल्चर्स हैं उन्हें फ्लोरिश करने में एमपी का एक बहुत बड़ा योगदान है। इस वजह से फॉरेस्ट एक इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है, नॉट ओनली फॉर द एमपी ज्योग्राफी बेटा, ऑल्सो फॉर द इंडियन ज्योग्राफी, राइट। सबसे पहले शुरू करते हैं, मैंने जैसा कि अभी आपको बताया है, मध्य प्रदेश भारत का सर्वाधिक वन आच्छादित राज्य है। वन आच्छादित का मतलब होता है फॉरेस्ट कवर, यानी कि इट हैज द लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर इन इंडिया इन ऑल दी स्टेट्स और अमंग ऑल दी स्टेट्स ऑफ इंडिया। ये मैं आपको लेटेस्ट डेटा दे रहा हूं मध्य प्रदेश जनसंपर्क से, मैं कोई अपने मन से नहीं बता रहा हूं आपको, किसी किताब से नहीं उठाया है। ये डेटा मैंने सीधा का सीधा मध्य प्रदेश का जो जनसंपर्क विभाग है उसकी ऑफिशियल वेबसाइट से लिया हुआ है, आप जाकर के चेक कर सकते हैं। इसलिए डेटा विल बी एक्यूरेट, और नहीं है तो इसे एक्यूरेट समझा जाएगा, क्योंकि अगर मैं गलत हूं, तुम गलत हो, तो सारा सरकार भी गलत है, सीधी सी बात है ना। सो भारत की वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अकॉर्डिंग ये डेटा मैं आपको बता रहा हूं, जो फैक्ट्स के कवरेज ले रहे हैं हम लोग, कि मध्य प्रदेश में जो कुल वन है और कुल वृक्ष है, मतलब एक तो फॉरेस्ट कवर हो गया और एक हो गया ट्री कवर, है ना। दोनों चीजों में अंतर होता है, डिफरेंस होता है, जरा समझे। फॉरेस्ट कवर का मतलब है वन क्षेत्रफल कितनी भूमि पर है, वन क्षेत्रफल सिर्फ, यानी वन में पाए जाने वाले। और वृक्षों का मतलब है कुल मिलाकर के पूरे प्लांटेशंस कितनी भूमि पर है, ठीक है। वो दोनों चीजें इसमें आ जाती हैं। तो वन और वृक्ष आवरण की बात करें तो 85,724 वर्ग किलोमीटर, यानी किलोमीटर स्क्वायर में है 85,724। जबकि सिर्फ वनावरण की मैं बात कर रहा हूं, दैट मींस ओनली फॉरेस्ट कवर। मैं सिर्फ उन वृक्षों की बात कर रहा हूं जो वन क्षेत्रों में पाए जाते हैं, जो वन क्षेत्रों में लिस्ट किए गए हैं, उनकी बात करूं तो 77,073 यानी 77,073 किलोमीटर स्क्वायर, 77,073 वर्ग किलोमीटर के आसपास है। तो मध्य प्रदेश इसमें अग्रणी है। हालांकि इसमें तकरीबन 600 वर्ग किलोमीटर की कमी आई है 2 साल के अंदर। 2023 की वन रिपोर्ट में साफ बताया गया कि 2021 में जो वन रिपोर्ट लाई गई थी उसके अकॉर्डिंग
जो फॉरेस्ट कवर आया था वो इससे लगभग 600 किलोमीटर स्क्वायर ज्यादा था, यानी इसमें गिरावट है। बावजूद उसके एमपी रैंक्स फर्स्ट, बावजूद उसके मध्य प्रदेश अपनी पहली रैंक बनाकर रखा हुआ है, जिसमें फॉरेस्ट कवर में इंडिया के। तो ये भी आपको याद रखने हैं, ये आंकड़े आपको यहां पर याद रखने होंगे। नेक्स्ट पार्ट पर चलते हैं हम लोग। अगला भाग जो हमारे लिए आता है दैट इज कि मध्य प्रदेश में वनों की स्थिति और किस तरीके से प्रतिशत के आधार पर बांटी गई है। ये तो मैंने क्षेत्रफल के आधार पर बता दिया है। क्षेत्रफल क्या है? 85,724 टोटल ट्री कवर है, प्लांटेशन कवर है, जिसमें वृक्ष और वन यानी कि फॉरेस्ट और ट्री दोनों कवर शामिल है। और सिर्फ फॉरेस्ट कवर की बात करूंगा मैं तो फॉरेस्ट कवर सिर्फ और सिर्फ 77,073 स्क्वायर किलोमीटर है। ये दो चीजें आपको याद रखनी है। अब ये परसेंटेज वाइज कितना बन जाता है, तो मध्य प्रदेश का जो टोटल लैंड एरिया है उस लैंड एरिया का तकरीबन 25.14% हिस्सा इज कवर्ड बाय द फॉरेस्ट, यानी कि 25.14% हिस्सा जो है वो किससे घिरा हुआ है मध्य प्रदेश का, वो पूरा का पूरा हिस्सा घिरा हुआ है वनों से घिरा हुआ है, वनों के वृक्षों से घिरा हुआ है। और अगर इंडिया के कुल एरिया की मैं बात करता हूं तो भारत के कुल क्षेत्रफल का मध्य प्रदेश में 10.80% है, 10.80%। 25.14% सिर्फ मध्य प्रदेश के एरिया का है और 10.80% टोटल इंडिया के एरिया का है ना। ये हालांकि बढ़ा है कुछ वर्षों में। अगर आप 5-6 साल पहले तक की किताबें पढ़ोगे, 7-8 साल पहले तक की किताबें पढ़ोगे, तो आपको ये समथिंग 9 पॉइंट समथिंग कुछ दिखाई देगा इंडिया के लिए, जो कि अब 10.80% दिखाई दे रहा है। तो वो बढ़ा है, ऐसा नहीं है। मध्य प्रदेश ने इसमें एक अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट की मैं बात करता हूं मध्य प्रदेश में, तो मध्य प्रदेश में जो वनों का विभाजन है या वर्गीकरण है वो अलग अलग भागों में या अलग अलग आधारों पर किया गया है। ऑन द डिफरेंट बेसिस द फॉरेस्ट हैव बीन डिवाइडेड इन एमपी। अगर पहली बात करें हम लोग तो जलवायु के आधार पर है, बेस्ड ऑन क्लाइमेट, यानी कि क्लाइमेट जो है वो किस तरीके से वनों को प्रभावित करता है। जाहिर सी बात है, जल और वायु इन दोनों का मिश्रण जलवायु कहलाता है, जो सालों या सदियों तक चलता है। मैंने आपको बताया था एक लॉन्ग फिनोमिनन ऑफ योर एनवायरनमेंट। आपका जो वातावरण है, आपका जो पर्यावरण है, उसका एक दीर्घकालीन अवस्था जलवायु कहलाती है। जल और वायु की अवस्थाएं हैं ये, और ये कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर को भी इफेक्ट करता है, सॉइल को इफेक्ट करता है, टॉपोग्राफीज को इफेक्ट करता है, फॉरेस्ट को भी इफेक्ट करता है, आपकी जो लाइफ है उसको भी, जो लिविंग ऑब्जेक्ट्स है उनको भी इफेक्ट करता है। तो जलवायु एक बहुत महत्वपूर्ण कारक होता है, खासतौर से हमारी पृथ्वी पर। इस वजह से जलवायु के आधार पर वनों का वर्गीकरण एक महत्वपूर्ण वर्गीकरण माना जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट यही है बेटा। फिर प्रशासन के आधार पर कैसे बांटा जाता है? 1927 में जब भारत में ब्रिटिश रूल करते थे, तो अंग्रेजों के समय काल में, उस समय पर भारत में नेशनल फॉरेस्ट एक्ट बनाया गया था। नेशनल फॉरेस्ट एक्ट क्या था? सरकार द्वारा वनों के प्रबंधन से रिलेटेड ये अधिनियम बनाया गया था। राष्ट्रीय वन अधिनियम इसे नाम दिया गया था। इसमें क्या रखा गया था? इसमें उन रूल्स एंड रेगुलेशंस की बात की गई थी कि कोई सरकार जब किसी प्रकार के वन का प्रबंधन कर रही है, एनी ऑफ द गवर्नमेंट इज मैनेजिंग एनी काइंड ऑफ फॉरेस्ट एरिया, सो इन विच वे एंड बाय फॉलोइंग विच काइंड ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस द गवर्नमेंट मस्ट मैनेज दैट फॉरेस्ट एरिया, कि सरकार को किस विधि से या किस प्रकार से उन वनों का प्रबंधन करना चाहिए, इसके बारे में उसमें बातचीत की गई थी। तो उसी के आधार पर प्रशासनिक तौर पर वनों का, मतलब वनों के प्रबंधन के आधार पर जो प्रशासन द्वारा किया जा रहा है, वन जो है उनको किस तरीके से बांटा गया है उसका वर्गीकरण हम देखेंगे। फिर प्रजाति के आधार पर मतलब फॉरेस्ट प्रोड्यूस, इनको हम क्या बोल रहे हैं? फॉरेस्ट प्रोड्यूस। मतलब फॉरेस्ट प्रोड्यूस यानी कि वनों में पाए जाने वाले जो उत्पाद हैं, जिन्हें हम वन उत्पाद कहते हैं, है ना। तो वनों में पाए जाने वाले उत्पाद के आधार पर किस तरह से वनों का विभाजन किया जा रहा है। जैसे किसी वन में मुख्य रूप से मुख्य उत्पाद बांस, बंबू पाया जाता है, कुछ में साल या सागौन के वृक्ष पाए जाते हैं, किसी में शीशम है, किसी में सिर्फ तेंदुपत्ता है सबसे ज्यादा, है ना। तो इस आधार पर वनों का वर्गीकरण किया गया है। आपने सुना होगा अक्सर ऐसी, जैसे ये तेंदु फॉरेस्ट है, ये साल फॉरेस्ट है, इस तरीके की बातें होती हैं, है ना। तो प्रशासन के आधार पर मतलब गवर्नमेंट कंट्रोल किस तरीके का होगा, इस बेसिस पर बात की गई है। मतलब सरकारी नियंत्रण किस तरीके का होगा, इस आधार पर बात की गई है ना। और क्लाइमेट के आधार पर मतलब जो एनवायरमेंटल इफेक्ट्स हैं वो किस तरीके के रहेंगे, है ना। पर्यावरणीय प्रभाव किस तरीके के रहेंगे, एनवायरमेंटल इफेक्ट्स, पर्यावरणीय प्रभाव किस तरीके के रहेंगे। तो इस आधार पर वनों को हमने कितने भागों में बांटा है भैया? इस आधार पर वनों को हमने 3 भागों में बांटा है। वी हैव डिवाइडेड द फॉरेस्ट और वी हैव क्लासिफाइड, बेसिकली कहा है तो क्लासिफाइड द फॉरेस्ट इन 3 टाइप्स, है ना। चलो इसके बाद बेस्ड ऑन क्लाइमेट पर चलते हैं। सबसे पहला हिस्सा जो हमने देखा है बेस्ड ऑन क्लाइमेट, जिसमें हम एनवायरमेंटल इफेक्ट्स को देखेंगे, किस आधार पर ये बटा है। तो इसमें जो वन है वो मुख्य रूप से 3 कैटेगरीज में डिवाइड किए गए हैं। 3 कैटेगरीज में आने वाले जो वन है वो पहले तो है ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट यानी कि उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, दूसरे हैं ट्रॉपिकल सेमी
डेसिडुअस फॉरेस्ट उष्ण कटिबंधीय अर्ध पर्णपाती वन, और तीसरे हैं ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट यानी कि उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन। अब इन दोनों को पहले तो समझ लिया जाए, वो ज्यादा अच्छा रहेगा हमारे लिए, क्योंकि अगर हम समझ करके चलेंगे तो हमें याद करने में दिक्कतें नहीं आएंगी, और अगर ऐसी रट देंगे तो कोई दिक्कत है ही नहीं है। स्लाइड्स मेरे पास है, न्यूज़पेपर जैसा बांच के रोज आऊंगा चला जाया करूंगा, उसको कोई मतलब ही नहीं। उससे अच्छा तुम किताब से पढ़ लो, क्लास लेने की जरूरत ही नहीं है भैया, फिर मेरा काम ही खत्म हो जाता है, क्योंकि वो चीज तो सभी लोग कर ही रहे होंगे, तो वो आप लोग भी करवा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो हम समझ लेते हैं उस चीज को। देखो इस बात को जरा यहाँ आओ, ज्योग्राफिकल फीचर से हम समझने की कोशिश करते हैं। ये है हमारी पृथ्वी, ई हमारा अपन गोला है, ई की हम लुल्ली बजा दी है पूरी। हाँ तुम लोगों ने, मनुष्यों तुम लोगों ने इस पृथ्वी की ऐसी तैसी करी है, तो ही हमारा अपन गोला है, जॉन की हम लुल्ली बजा दी है। और ये है इसके बीच में क्या, इक्वेटर, क्या आता है, इक्वेटर, यानी कि भूमध्य रेखा, ठीक है, ये इक्वेटर है। इसके ठीक ऊपर एक लाइन आती है जिसे हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं। क्या कहते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, यानी कि कर्क रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं, कर्क रेखा। और ये है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। क्या है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, यानी कि मकर रेखा। क्या है, मकर रेखा। इसके ऊपर का हिस्सा, ये वाला जो शेडेड एरिया में बना रहा हूं, इसे मैं उत्तरी ध्रुव यानी नॉर्थ पोल का क्षेत्र कहता हूं, उत्तरी ध्रुव क्षेत्र पृथ्वी का, ठीक है। इसके नीचे का हिस्सा, ये वाला जिसे मैं शेडेड एरिया में दिखा रहा हूं, इसे मैं साउथ पोल ऑफ अर्थ कहता हूं, यानी पृथ्वी का दक्षिणी ध्रुव। कौन सा ध्रुव है, ये है पृथ्वी का दक्षिणी ध्रुव, यानी कि साउथ पोल ऑफ अर्थ, ठीक है। तो हमारे सामने ये कुल मिलाकर के 3 चीजें आई हैं। अब जरा ध्यान से समझना, होता क्या है कि जो ट्रॉपिकल एरिया होता है, यानी कि हम इसे हिंदी में कहते हैं उष्ण कटिबंध, तो हम कटिबंधों के आधार पर इसको बांट रहे हैं। ये देखो, ये जो येलो शेडेड एरिया मैं आप तुम्हारे सामने ला रहा हूं, जिसमें इक्वेटर आ रहा है बीचों बीच, और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तक का बटा हुआ क्षेत्र है, यानी कर्क रेखा से मकर रेखा तक का बटा हुआ क्षेत्र है। ये पूरा क्षेत्र जो है, हिंदी में हम इसे उष्ण कटिबंध के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, उष्ण कटिबंध। और इसे हम ट्रॉपिकल जोन कहते हैं। क्या कहते हैं, ट्रॉपिकल जोन, या इसी का दूसरा नाम टॉरिड जोन भी है। क्या नाम है, टॉरिड जोन। आप जो कहना चाहो कह लो, कुछ किताबों में आपको ये टॉरिड जोन के नाम से मिलेगा, कुछ किताबों में आपको ये ट्रॉपिकल जोन के नाम से मिलेगा। दोनों ही नाम बिल्कुल सही है अंग्रेजी में। अंग्रेजी का क्या ही है यार, अंग्रेजी मीडियम वाला सुन लो यार, एक शब्द पे तो कभी टिक नहीं पाई है भाषा, क्या ही करेगी। चलो छोड़ो, पर्यायवाची भी उल जलूल से हो जाते हैं इसमें। इंग्लिश इज वेरी फनी एंड स्टूपिड लैंग्वेज, यू नो, मैं नहीं कहा, शेक्सपियर ने कहा था। ओके, अब यहाँ पर ये वाला हिस्सा आता है, इसको मैं शेड कर रहा हूं, देखो, और इसको दोनों साइड में शेड करना पड़ेगा भैया, इधर देखो, दोनों साइड में शेड करना पड़ेगा इसको। देखो, इस साइड में भी शेड कर दिया, इस साइड में भी शेड कर दिया। ये वाला जो हिस्सा है, इसको हम कहते हैं टेम्परेट जोन। टेम्परेट जोन, टेम्परेट जोन, हिंदी में मैं यहां लिख रहा हूं समशीतोष्ण। क्या कहता हूं, समशीतोष्ण कटिबंध, टेम्परेट जोन, यानी कि समशीतोष्ण कटिबंध, हाँ या ना। और फिर उसके ऊपर शीत कटिबंध आता है भैया, ये वाला जो हिस्सा है फ्रिजिड जोन कहलाते हैं। ये जो पोल वाला हिस्सा है ना, पोल बोलो, इसको हम फ्रिजिड जोन कहते हैं। दैट इज कॉल्ड फ्रिजिड जोन, फ्रिजिड जोन, है ना, यानी कि शीत कटिबंध, शीत कटिबंध। बहुत ज्यादा ठंडी लगती है यहाँ, बहुत ज्यादा ठंडी है, समझो, इधर आओ, देखो देखो, ये वाला जो हिस्सा है ना, साल भर कभी ना कभी इसके हर पॉइंट पर तुम चाहे जहां जाके खड़े हो जाओ, पप्पू को लो उठाओ और पप्पू कहीं भी जाके खड़ा कर दो, यहां लाके खड़ा कर दो पप्पू को, 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 है ना, कहीं भी चिंटू को भी लाके खड़ा कर दो, पिंकी को भी लाके खड़ा कर दो, है ना, चिंटू की चिंटी को भी लाके खड़ा कर दो, जिसको करना है वहां खड़ा कर दो, किसी भी पॉइंट पर खड़ा कर दो। पृथ्वी का ये वो हिस्सा है, अर्थ का ये वो एरिया है जिसे हम टेम्परेट जोन, ट्रॉपिकल जोन कहते हैं, टॉरिड जोन कहते हैं, उष्ण कटिबंध कहते हैं, क्योंकि इस पूरे इलाके में साल में कम से कम एक दिन सही, लेकिन सन आपके सर के ऊपर जरूर आएगा, यानी सूरज आपके सर के ऊपर जरूर आएगा। ये 100% है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि सूरज तुम्हारे सर के ऊपर ना आए। इस वजह से यहां ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कर्क रेखा से लेकर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न यानी मकर रेखा तक, जिसके बीच में भूमध्य रेखा भी आती है, ये पूरा हिस्सा जो अर्थ का होता है, ये उष्ण कटिबंध होता है, ट्रॉपिकल जोन होता है, टॉरिड जोन होता है, क्योंकि यहां पर सूर्य के लगभग एक दिन कम से कम सर के ऊपर आने से यहां टेम्परेचर साल भर कंपैरेटिवली ज्यादा रहता ही रहता है। इस बात को ध्यान रखना। फिर जब हम बात करते हैं ट्रॉपिकल कैंसर की, या सॉरी, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से पोल, नॉर्थ पोल की, या ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से साउथ पोल की, तो इस इलाके में टेम्परेट है। देखो, शीतोष्ण, समशीतोष्ण, सब देखो, शीतोष्ण का मतलब क्या हो गया, शीत और उष्ण दोनों के दोनों एक साथ आ रहे हैं।
मतलब ठंडा भी और गर्म भी, तो मिक्स्ड क्लाइमेट बन जाता है, मिक्स्ड वेदर बन जाता है, ना ज्यादा गर्मी है ना ज्यादा ठंडी है, साल भर टेम्परेचर ठीक ठाक बना रहता, बहुत ज्यादा ठंड नहीं, ठंड होती बहुत ज्यादा नहीं लेकिन, है ना। और उसके बाद अगर हम पोलार जोन में जाते हैं तो पोलार जोन ऐसे क्षेत्र है जहां पर तो भैया सन ही नहीं निकलता, तेजी से ठंडी बनी रहती है, जहां पोलार बियर्स पाए जाते हैं, पेंगुइन्स पाए जाते हैं, मेनी अदर शीत कटिबंधों में रह सकने वाले जीव भी यहां पर मिलते हैं। ये पूरा फ्रिजिड जोन है भैया, कंप्लीटली फ्रीज्ड है, यहाँ पर आपको सिर्फ बर्फ ही बर्फ मिलेगी, जैसे उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव का अंटार्कटिका क्षेत्र अगर आप चले जाएं तो आपको ये चीज मिल सकती है। तो ये पूरा का पूरा इलाका क्या है, साल भर बर्फ से ढका रहता है, यहाँ पर तापमान साल भर न्यूनतम बना रहता है, इससे नीचे नहीं मिलेगा। अंटार्कटिका में पृथ्वी का सबसे ठंडा स्थान है पता है, जिसका नाम है वॉस्टॉक, 92 डिग्री सेंटीग्रेड माइनस नेगेटिव टेम्परेचर है, ये पृथ्वी पर पाया जाने वाला, पृथ्वी पर अर्थ पर फाउंड एनी ऑफ द एरिया दैट इज हैविंग द लीस्ट टेम्परेचर माइनस 92 डिग्री। समझ रहे हो, तुम्हारी नसों में खून जम जाएगा, ठंड से मर जाओगे, समझ रहे हो, इतनी ज्यादा ठंड हो जाती है वहां पर। तो अब कटिबंधों के आधार पर हम वनों को बांट देते हैं। देखो जो वन या जो फॉरेस्ट जिसकी हम बात कर रहे हैं, जो फॉरेस्ट हमें उष्ण कटिबंध में मिलेगा वो उष्ण कटिबंधीय हो जाता है, जो शीतोष्ण कटिबंध में मिलेगा वो शीतोष्ण कटिबंधीय हो जाता है। शीत कटिबंध में काय कई फॉरेस्ट, वहां पर झाड़ियां होती हैं, छोटी छोटी सी शैवाल उगते हैं और कुछ नहीं उगता वहां पर, ठीक है। जो दुनिया का सबसे डेंस फॉरेस्ट है, जो दुनिया का सबसे घना फॉरेस्ट है, जो दुनिया का सबसे बेहतरीन कवर देने वाला फॉरेस्ट है, चाहे घनत्व के आधार पर कह लो, चाहे क्षेत्रफल के आधार पर कह लो, चाहे वृक्ष की पत्तियों की चौड़ाई के आधार पर कह लो, चाहे बेहतरीन वन उत्पादों के आधार पर कह लो, आप किसी भी आधार पर कह सकते हैं, सबसे बेहतरीन फॉरेस्ट आपको सिर्फ और सिर्फ उष्ण कटिबंध में मिलता है। उसका कारण है यहां गर्मी भी ज्यादा होती है, यहां बारिश भी अच्छी मिलती है और यहां साल भर जलवायु समान बनी रहती है, जिस वजह से यहां पर बहुत अच्छे से प्लांट्स को ग्रो करने का मौका मिल जाता है। तो हम जब बात करते हैं मध्य प्रदेश में इस जलवायु के आधार पर, तो जलवायु के आधार पर जिस तरह से पृथ्वी को 3 कटिबंधों में हमने बांट दिया है, उसी प्रकार से जब हम यहां बात करते हैं तो पृथ्वी जो है जलवायु के आधार पर 3 कटिबंधों में बटी है, और उसमें से एक कटिबंध सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में आता है, क्योंकि मध्य प्रदेश का ऊंट जो है वो यहां कहीं आके बैठता है, याद करो, मध्य प्रदेश बैठा हुआ ऊंट कहीं यहां है, जो कि कर्क रेखा के ठीक बीचों बीच से होकर जाता है। तो इसका कुछ हिस्सा जो है वो समशीतोष्ण कटिबंध का है, लेकिन वो इतना आगे जा नहीं पाता, और मूल रूप से मध्य प्रदेश का उत्तरी क्षेत्र जो उसमें आता भी है वो भिंड, मुरैना, ग्वालियर, चंबल और ग्वालियर संभाग वाला क्षेत्र और बुंदेलखंड संभाग वाला क्षेत्र है, जो मूल रूप से राजस्थानी थार डेजर्ट के पैरेलल आता है, सेम लैटिट्यूड पर, जिस कारण यहां उष्ण कटिबंधीय जलवायु का ही ज्यादा प्रभाव मिलता है, यहां पर शीतोष्ण कटिबंधीय की जलवायु का प्रभाव है ही नहीं। इस वजह से, क्योंकि मध्य प्रदेश पर उष्ण कटिबंधीय जलवायु का प्रभाव सबसे ज्यादा है, एमपी इज लार्जली अफेक्टेड बाई द टॉरिड और द ट्रॉपिकल क्लाइमेट, एंड दैट्स व्हाई एमपी में आपको सिर्फ और सिर्फ उष्ण कटिबंधीय वन मिलते हैं। तो पहली चीज हमारी क्लियर हो गई कि सर मध्य प्रदेश में सारे वन जो हैं वो ट्रॉपिकल हैं, पहली चीज तो ये क्लियर हो गई। देखो सर, ये दूसरा वाला उष्ण कटिबंधीय है, तीसरा वाला भी उष्ण कटिबंध है, ट्रॉपिकल ट्रॉपिकल, ठीक है। ये ट्रॉपिकल ट्रॉपिकल पर नजर डाल लो, ये ट्रॉपिकल ट्रॉपिकल उष्ण कटिबंधीय ट्रॉपिकल उष्ण कटिबंधीय ट्रॉपिकल, ठीक है, ओके। अब दूसरी चीज पर आते हैं। सर दूसरी चीज इन्होंने बताई है पर्णपाती होना। सर पर्णपाती होना ये भी बता दो हमें, ये भी देख लो भैया, कौन सी बड़ी बात है, ऐसा थोड़ी ना कि मेरा कुछ जा रहा है, तुम लोगों को देखना है, तुम लोग देखो, जितना जानना उतना जानेंगे अपन, क्या दिक्कत है। देखो जब मैं डेसिडुअस, कहां गया, ये डेसिडुअस की बात कर रहा हूं ना, मैं डेसिडुअस की बात कर रहा हूं, तो डेसिडुअस फॉरेस्ट, ठीक है, ये डेसिडुअस फॉरेस्ट, इसे हम कहते हैं पर्णपाती होना। क्या कहते हैं, पर्णपाती वन। पर्णपाती का मतलब क्या होता है, पत्तों का झड़ना पर्णपाती होता है, पत्तों का झड़ना पर्णपाती होता है। अब ये 3 किस्म के हमारे यहां पाए जाते हैं, एक है अर्धपर्णपाती, अर्धपर्णपाती है ना, यानी कि सेमी डेसिडुअस, है ना। दूसरा है शुष्क पर्णपाती, क्या है, शुष्क पर्णपाती, शुष्क पर्णपाती यानी कि ड्राई डेसिडुअस, क्या है, ड्राई डेसिडुअस। और तीसरा है मूल रूप से पूर्ण पर्णपाती, यानी सिर्फ डेसिडुअस, क्या है, डेसिडुअस, है ना। ये 3 प्रकार के फॉरेस्ट हमारे यहां मिल जा रहे हैं, डेसिडुअस नेचर के आधार पर, पर्णपाती प्रकृति के आधार पर। अब पर्णपाती है क्या, पत्तों का झड़ना होता क्या है। अब जैसे देखो पूर्ण पर्णपाती की बात करो तो मध्य प्रदेश के सबसे दक्षिणी क्षेत्रों में आपको मिलेंगे। उसका कारण है क्योंकि वहां उष्ण कटिबंध के क्षेत्र का इलाका है जहां तापमान सबसे ज्यादा आपको मिल जाता है। ऐसी स्थिति में क्या होता है कि मानसून आएगा तब तो पानी अच्छा खासा है, तो पत्ते आ जाएंगे, पेड़ हरे भरे हो जाएंगे, क्योंकि पानी मिल रहा है पेड़ों को, सीधी सी बात है। लेकिन मानसून जब चला जाता है तो होता क्या है कि पानी की कमी होने लगती है,
और जब पेड़ों को मूल रूप से जिंदा रह सकने के लिए पानी नहीं मिलता तो वो क्या करते हैं, अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। पत्तियों से दिक्कत क्या होती है कि पत्तियों से जो पानी है ना वो एवापोरेट हो जाता है एनवायरनमेंट में, जिससे पेड़ों की जड़ों में पानी की कमी हो जाती है, क्योंकि वो खिंचते खिंचते एवापोरेट होता है। तो पेड़ क्या करता है, अपनी पत्तियां गिरा देता है। पत्तियां गिराने से उसके साथ क्या होता है कि उसका जो पानी है वो उसको स्टोर कर सकता है कुछ समय के लिए, इस वजह से वो पर्णपाती हो जाता है। लेकिन जहां पर वर्षा की अच्छी मात्रा आपको मिलेगी वो अर्ध पर्णपाती है, क्योंकि ये पत्ते पूरी तरीके से, ये पेड़ जो है अपनी पत्तियां नहीं गिराते, ये मिश्रित होते हैं, ये मिश्रित होते हैं पेड़, है ना, जिसमें कुछ आपको पर्णपाती भी मिल सकते हैं, कुछ पर्णपाती नहीं भी होते हैं। इसलिए मिश्रित होने की वजह से अर्ध पर्णपाती है, जिसमें डेसिडुअस नेचर है भी और कुछ पेड़ों में डेसिडुअस नेचर नहीं होता, तो ये अर्ध पर्णपाती होते हैं। वहीं अगर हम शुष्क पर्णपाती वनों की बात करें तो ये सबसे कम क्षेत्र मिलेगा आपको जिसमें वर्षा का प्रभाव आपको दिखाई देगा, है ना। तो चलो, पर्णपाती पत्तियों को झड़ाने से आधार पर है, तो इनके नामों से हमें समझ में आ गया। मध्य प्रदेश का जो सबसे पहला फॉरेस्ट टाइप हम लोग देखने जा रहे हैं जलवायु के आधार पर, क्लाइमेट के बेस पर, वो है ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट, यानी कि उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन। ठीक है, क्या बोलता है, ये उन क्षेत्रों में मिलते हैं जहां वर्षा जो है 50 से 100 सेंटीमीटर तक होती है। गर्मियों में ये पेड़ अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। उदाहरण के तौर पर आपको सागर में, दमोह में और छतरपुर में, कुल मिलाकर के लिख दो ना, बुंदेलखंड में, यार कुछ दिक्कत ही नहीं है, ये लो खत्म। ये कहां पर है, बुंदेलखंड के क्षेत्र में मूल रूप से, है ना, वहां पर ये आपको मिलते हैं। कौन से, पर्णपाती वन, उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन। अब हम बात करते हैं उष्ण कटिबंधीय अर्ध पर्णपाती वनों की। तो अर्ध पर्णपाती वन वो क्षेत्र होते हैं जहां सर्वाधिक वर्षा आपको मिलेगी। साल भर में वर्षा का औसत जो है वो सबसे ज्यादा, मैक्सिमम रेनफॉल का एवरेज जो आपको मिलेगा वो अर्ध पर्णपाती वनों में मिलेगा, इसलिए वो मिश्रित हो गए हैं। कुछ वृक्ष पत्तियां गिराते हैं, कुछ नहीं गिराते हैं। उदाहरण के तौर पर 100 से 150 सेंटीमीटर तक बारिश वाले क्षेत्र, 100 से 150 सेंटीमीटर तक बारिश वाले जो एरिया होते हैं, एनुअल रेनफॉल बता रहा हूं मैं, 100 से 150 सेंटीमीटर तक का रेनफॉल दर्ज होता है। और रेनफॉल में बता चुका हूं, पानी की हाइट कितनी बढ़ती है उसके आधार पर रेनफॉल होता है। जैसे इस साल पूरी तरीके से कोई जल सरोवर या कहीं पर हमने जो पैरामीटर फिक्स किया था, स्केल लगाई थी, वहां हाइट में तकरीबन 90 सेंटीमीटर की वृद्धि दर्ज हुई है, तो हम कहेंगे इस साल औसत वर्षा 90 सेंटीमीटर हुई है, यानी 90 सेंटीमीटर, है ना। ये मुख्य रूप से आपको मध्य प्रदेश के दक्षिणी क्षेत्रों में मंडला, बालाघाट, सीधी जिलों में मिलता है। कहां, मंडला, बालाघाट, सीधी। बघेलखंड और पूर्वी मध्य प्रदेश, खासतौर से सतपुड़ा, मैकॉल का हिस्सा है, तीनों की तीनों जगह। तो सतपुड़ा, मैकॉल के क्षेत्रों में आपको ये मिल जाता है। इसमें होने वाले जो मुख्य वृक्ष हैं वो साल मिलेगा, इसमें सागौन मिलेगा या बैम्बू, बांस मिलेगा। साल, सागौन, बांस, ये तीनों की तीनों पेड़ इसमें सबसे ज्यादा मिलते हैं, साल, सागौन और बांस, है ना। इसी तरीके से उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन तीसरे टाइप का फॉरेस्ट एरिया है। ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट में बोल रहा हूँ, ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट यानी उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन। ये बहुत कम वर्षा वाले क्षेत्र होते हैं जिनमें लगभग 75 सेंटीमीटर से कम ही वर्षा होती है। तो मैंने आपको बताया था, जैसे देखो यहाँ 50 से 100 सेंटीमीटर तक इसमें उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट में, फिर सेमी डेसिडुअस फॉरेस्ट अर्ध पर्णपाती वनों में 100 से 150 सेंटीमीटर तक सर्वाधिक वर्षा है। और उसके बाद अगर आप जाओगे तो बहुत कम वर्षा वाले क्षेत्र शुष्क पर्णपाती आते हैं, जो मैंने बताया था ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट। कम वर्षा वाले क्षेत्र हैं, इनमें कांटेदार वृक्ष, झाड़ियां, श्रब्स पाए जाते हैं, है ना। श्रब्स, झाड़ियां जैसे कि खैर, कीकर, बबूल, बेर आदि चीजें झाड़ियों में मिलते हैं। कांटेदार सबसे ज्यादा होते हैं। ग्वालियर, शिवपुरी, रतलाम, चंबल का पूरा क्षेत्र इन्हीं वनों का क्षेत्र है। ग्वालियर संभाग का अधिकतम क्षेत्र इन्हीं वनों का क्षेत्र है। और मंदसौर, रतलाम जैसे क्षेत्र जो राजस्थान की सीमाओं से जुड़े हुए हैं वो कटीले वन यानी कि थॉर्नी फॉरेस्ट यानी कि श्रब्स यानी झाड़ीदार वनों में आते हैं, इन्हें झाड़ीदार भी कहते हैं। तो ग्वालियर, शिवपुरी एंड रतलाम 75 सेंटीमीटर से कम एनुअल रेनफॉल रहेगा। सीधी सीधी सी चीज है, ज्यादा रॉकेट साइंस लगानी नहीं है, याद हो गया होगा मेरे पढ़ाते ही साथ। 3 प्रकार के वृक्ष जलवायु के आधार पर। देखो पहला टाइप तो सेम है सब में, उष्ण कटिबंधीय वन ही पाए जाते हैं मध्य प्रदेश में। उष्ण कटिबंधीय में भी कौन कौन से हैं, यानी ट्रॉपिकल में भी कौन कौन से हैं, ट्रॉपिकल डेसिडुअस, ट्रॉपिकल सेमी डेसिडुअस, ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडुअस। उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती, उष्ण कटिबंधीय अर्ध पर्णपाती, उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती, खत्म भैया। उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती में जो वर्षा है वो लगभग 50 से 100 सेंटीमीटर तक होती है, एवरेज अधिकतम वर्षा 100 सेंटीमीटर दर्ज की जाती है। जबकि अर्ध पर्णपाती सेमी डेसिडुअस में वर्षा सबसे ज्यादा 100 से 150 सेंटीमीटर तक दर्ज की जाती है। और इसी तरीके से अगर ड्राई डेसिडुअस की बात करें तो सबसे कम वर्षा होती है, एनुअल वर्षा जो है वो 75 सेंटीमीटर से भी कम होती है। अब आपको यह भी पता होगा कि मध्य प्रदेश का जो उत्तरी क्षेत्र है, नॉर्दर्न पार्ट है, जो चंबल ग्वालियर का क्षेत्र है, उसी क्षेत्र में सबसे कम वर्षा दर्ज होती है। भिंड जिला मैंने आपको बताया है, वहां पर वर्षा बहुत कम दर्ज होती है, 55 सेंटीमीटर से भी कमी आ रही है। अब तो 55 सेंटीमीटर भी पूरी प्रॉपर वर्षा दर्ज नहीं होती है सालाना औसतन यानी एवरेज। तो ऐसी स्थिति में आप देखोगे, अगर शुष्क पर्णपाती वनों की बात आए तो क्लियरली लगा सकते हैं चंबल और ग्वालियर संभाग में आते हैं। आया ना। सर्वाधिक वर्षा कहां दर्ज हो रही है, बालाघाट में दर्ज हो रही है, छिंदवाड़ा में दर्ज हो रही है, मंडला में दर्ज हो रही है। वहां क्या आ जाएगा, अर्ध पर्णपाती आ जाएगा। और जो बचा हुआ क्षेत्र है उसमें क्या डाल दोगे आप, पर्णपाती वन।
राइट। तो जलवायु के आधार पर उनके क्षेत्रों को आप आसानी से बांट सकते हो, कुछ याद नहीं करना, मैपिंग बहुत इजीली कर लोगे, बस आपको कंसेप्ट समझना है कि है क्या, आपको अपने आप चीजें याद होंगी और चीजें अपने आप आपको आसान लगेंगी, लेकिन उसके लिए आपको समय देना पड़ेगा ना, उसके लिए आपको थोड़ा सा समझनी पड़ेगी चीजें। चलिए, बेस्ड ऑन एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन के आधार पर, प्रशासन के आधार पर मैंने आपको बताया था, क्या बताया था कि सरकारी नियंत्रण किस तरीके का होता है। ये देखो दूसरे नंबर का सरकारी नियंत्रण, यानी सरकार किस तरीके से नियंत्रण करती है। तो सरकार के नियंत्रण के आधार पर देखा जाए तो जो वन है उनको फिर से हम लोग 3 भागों में बांटते हैं। पहला वन होता है आरक्षित वन यानी रिजर्व्ड फॉरेस्ट, दूसरा वन होता है संरक्षित वन यानी प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, इसे कंजर्व्ड फॉरेस्ट भी कहते हैं। आप प्रोटेक्टेड कहना चाहे प्रोटेक्टेड कह लीजिए, कंजर्व्ड कहना चाहे कंजर्व्ड कह लीजिए, आपकी इच्छा है भाई, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है सभी को, है ना। तो ये हो जाएंगे प्रोटेक्टेड या कंजर्व्ड फॉरेस्ट, है ना। और फिर होते हैं आवर्गीकृत वन, अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट। क्या होते हैं जरा इसको देख लेते हैं हम लोग। तो भैया आरक्षित वन वो वन होते हैं जो सरकार के पूरी तरह से नियंत्रण में होते हैं, जिन वनों के गेट के बाहर या उनकी बाउंड्री के बाहर एक बड़ा सा बोर्ड लगाया जाता है, उस पर लिखा जाता है ये आम रास्ता नहीं है, इट इज नॉट अ कॉमन वे, सो अ कॉमन मैन कांट एंटर इनटू दिस फॉरेस्ट, यस और नो। तो एक आम आदमी जहां घुस नहीं सकता, यानी सरकार का पूर्ण नियंत्रण है। इन वनों में आप ग्रेजिंग नहीं करा सकते पशुओं की, इन वनों में आप लकड़ी नहीं काट सकते, लॉगिंग नहीं करा सकते। और सबसे बड़ी बात, मध्य प्रदेश के वनों का सर्वाधिक क्षेत्र यानी कि कुल मिलाकर 77,073 वर्ग किलोमीटर के एरिया में 65% क्षेत्र सरकार के पूर्ण नियंत्रण में है, यानी रिजर्व्ड फॉरेस्ट है। वहीं अगर हम संरक्षित वन यानी कि कंजर्व्ड या प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट की बात करें तो ये सिर्फ 33% है। यहां सरकार पूरी तरीके से नियंत्रण नहीं रखती, आप चाहे तो सरकार की अनुमति लेकर के चराई और कटाई का काम कर सकते हैं, वनों के उत्पादों को प्राप्त कर सकते हैं। यहां से यहां आपको अनुमति दी जाती है, लेकिन कुछ लिमिटेड एक्टिविटीज के लिए, सीमित गतिविधियों के लिए दी जाती है। और आवर्गीकृत वनों की बात करें तो ये लगभग 2% का क्षेत्र बचा हुआ है मध्य प्रदेश का, और इस 2% क्षेत्र में चराई और लकड़ी काटने पर कोई प्रतिबंध नहीं है। जो तुम्हें करना है करो, तुम्हें अपनी गाय भैंस हाँकनी है हाँक लो, तुम्हें खुद जाकर के वहां सुबह सुबह बैठना है डब्बा लेके तुम बैठ जाओ, अगर तुम्हें वहां से लकड़ी काट के लानी काट लाओ, सर्दियों में हाथ तापने लकड़ी जला करके तो ताप लो, यहां से कोई फॉरेस्ट प्रोड्यूस तुम्हें मिल जाता है तो वो भी ले लो, सांप पकड़ के लाना सांप पकड़ लाओ, कुत्ता पकड़ के लाना कुत्ता पकड़ लाओ, बिल्ली पकड़ के लानी बिल्ली पकड़ लाओ, जो तुम्हें करना है वो करो, nobody is there to stop you और prohibit you, क्योंकि ये पूरी तरीके से अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट है। ये वो फॉरेस्ट है जिन पर सरकार ने अपना कोई नियंत्रण रखा ही नहीं है और इन्हें किसी वर्ग में बांटा ही नहीं जा सका। लेकिन ये वन बहुत कम क्षेत्रफल में आते हैं, 77,073 वर्ग किलोमीटर यानी 77,073 किलोमीटर स्क्वायर का सिर्फ 2% क्षेत्र ही आपको इसमें मिलता है, ध्यान रखना। चलिए, बेस्ड ऑन द स्पीशीज, वन उत्पाद फॉरेस्ट प्रोड्यूस जिस तरीके के मिलते हैं उसके आधार पर वनों को कितने भागों में बांटा गया। देखो, वन उत्पाद 2 तरीके के होते हैं भैया। पहले वन उत्पाद जो होते हैं वो मुख्य उत्पाद होते हैं, मेजर प्रोड्यूस, जो सबसे बड़ी मात्रा में मिलते हैं और जो सबसे महत्वपूर्ण तरीके से आपको आर्थिक लाभ यानी कि इकोनॉमिकल बेनिफिट प्रोवाइड करते हैं, जिसको सबसे ज्यादा आप मार्केट में सेल करते हो या जिसका सबसे ज्यादा यूटिलाइजेशन करके आप फिनिश्ड प्रोडक्ट्स यानी कि अंतिम उत्पादों का निर्माण करते हो। दूसरे होते हैं सेकेंडरी प्रोडक्ट्स, इन्हें हम हिंदी में कहते हैं गौण उत्पाद। गौण उत्पाद कम मात्रा में निकाले जाते हैं, माइनरी प्रोड्यूस होते हैं, इनका उपयोग इतने बड़ी मात्राओं में नहीं किया जाता है। कुछ अलग अलग क्षेत्रों में, उदाहरण के लिए हर्रा हो गया, लाख हो गया, तेंदुपत्ता हो गया, है ना, ये सारी चीजें जो है वो किस में आती हैं, गौण उत्पादों में। हम मुख्य उत्पादों की बात करते हैं बेस्ड ऑन स्पीशीज। मेजर प्रोड्यूस जो आते हैं, मेजर प्रोड्यूस यानी कि मुख्य उत्पाद, इसमें डाला तो था, हाँ यहां डाला, ये थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया, ठीक है। देखो, जो प्रमुख वनोपज के आधार पर है स्पीशीज जो बांटे जाएं तो उसमें मेजर प्रोड्यूस आता है, मुख्य वनोपज आती है, और माइनस फॉरेस्ट प्रोड्यूस आता है, गौण वनोपज आती है ना। ये अधिक मात्रा में और अधिक आर्थिक लाभ देने वाली चीजें होती हैं, ये कम मात्रा में ली जाती है और कम आर्थिक लाभ देने वाली चीजें होती हैं। ज्यादातर इनका उपयोग तो जनजातीय लोग ही करते हैं, जैसे जड़ी बूटियां हो गई, गोंद हो गया, मैंने बताया तेंदुपत्ता हो गया, और ये जो है वो मुख्य रूप से व्यावसायिक तौर पर कमर्शियली सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज जैसे रेलवे इंडस्ट्रीज में, रेलवे के पहले स्लीपर्स बनते थे, स्लीपर्स आजकल तो कंक्रीट के बनते हैं मेरे ख्याल से, जहां तक मुझे पता है, लेकिन पहले लकड़ी के स्लीपर्स बना करते थे। उसके भी पहले तो शायद मेटेलिक स्लीपर्स बनते थे, शायद आयरन के बनते थे वो, है ना। उसके बाद फिर लकड़ी के स्लीपर्स है, और लकड़ी के स्लीपर्स के बाद अब तो मैंने जहां देखे ब्रॉड गेज पर तो सब जगह मैंने कंक्रीट स्लीपर्स ही देखे हैं और कुछ देखा नहीं। मेट्रो लाइन में मैं ब्रिज पर अभी तक चढ़ा नहीं हूं, एक आध बार चढ़ के देख के आऊंगा तो मैं तुम्हें बता दूंगा कि कौन से स्लीपर्स लगाए गए। चलिए, तो ये मेजर फॉरेस्ट प्रोड्यूस के बारे में हम बात करेंगे, है ना। सबसे पहला मध्य प्रदेश में जो मेजर फॉरेस्ट प्रोड्यूस है, जैसे हम सागौन की बात करें, टीक,
वुड है ना, सागौन के वृक्ष, ये मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। मेजर फॉरेस्ट प्रोड्यूस में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला मध्य प्रदेश में अगर कुछ है तो वो सागौन का ही क्षेत्र है ना। मध्य प्रदेश के कुल वन क्षेत्र का लगभग 19% बेटा सिर्फ सागौन का ही पेड़ है। ये मुख्य रूप से आपको होशंगाबाद में बोरी घाटी में मिलते हैं, या बोरी सेंचुरी यानी बोरी अभ्यारण्य भी आता है इसी क्षेत्र में। जबलपुर और खंडवा में भी आपको ये मिलेंगी। कहां पर? आपको होशंगाबाद की बोरी वैली, जबलपुर और खंडवा में आपको ये मिलेंगे। इसके बाद दूसरा आता है साल फॉरेस्ट की बात करें तो ये पूर्वी जिलों में जैसे मंडला हो गया, डिंडोरी, बालाघाट में सबसे ज्यादा पाया जाता है। साल भी एक कमर्शियली इंपॉर्टेंट लकड़ी होती है, तो ये भी बहुत बड़े स्तर पर आयात निर्यात की जाती है। पूरे भारत में सागौन का तो यह है कि पूरे भारत में सागौन का सबसे ज्यादा उत्पादन मध्य प्रदेश ही करता है। तेंदू और सागौन तो सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश के पास है। मिश्रित वनों की बात करें तो इसमें महुआ, पलाश, बबूल, तेंदू के पेड़ शामिल हैं। महुआ हो गया, पलाश हो गया, बबूल हो गया, तेंदू हो गया, ये भी निकाले जाते हैं। राइट। मुख्य वन उत्पादों की बात करते हैं तो सबसे पहले सागौन है, इसके बारे में थोड़ी सी डिटेलिंग कर लेते हैं हम लोग। मूल रूप से प्रतिशत देखा जाए पूरी तरीके से एक्यूरेट तो 19.36% सागौन के पेड़ आपको मध्य प्रदेश के वनों में मिलेंगे। यानी वनों मध्य प्रदेश के कुल वन क्षेत्र 77,073 किलोमीटर स्क्वायर, याद कर लो 25.14% है टोटल, और 77,073 किलोमीटर स्क्वायर है, उसका 19.36%, 19.36%। कर लो ना यार प्लीज कर लो ना, 77073% बस इतना ही तो याद कर, सॉरी किलोमीटर स्क्वायर बस इतना ही तो याद करना है, तो कर लो ना, इतना सा याद, एक नंबर याद करने में क्या ही जा रहा है, कर लो। यह अपनी मजबूती और टिकाऊपन के लिए जाना जाता है भैया। सागौन किसके लिए जाना जाता है? अपनी मजबूती के लिए और टिकाऊपन के लिए। लकड़ी में नमी होती है, असल में मजबूती टिकाऊपन गया ऐसी तैसी कराने, तेल लेने, सीधी बात समझो, लकड़ी में होती है नमी, और नमी होती है तो टूटती बड़ी मुश्किल से है। उसका कारण है इलास्टिसिटी का फीचर बन जाता है ना। अगर एक लकड़ी है मेरे हाथ में और ये लकड़ी जो है वो बहुत ज्यादा सूखी हुई है, कड़क है, तो थोड़े से ही वेटेज से ये टूट जाएगी। लेकिन जब उसमें एक इलास्टिक फीचर रहेगा, नमी रहेगी, तो वो इतनी आसानी से टूटती नहीं है पूरी तरीके से। इस वजह से टिम्बर वुड में यूज होना, या कि फिर जो आप देखते हो टिम्बर के फॉर्म में, लाइक जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन होते हैं उसमें बुली और प्लैंक यूज करते हैं हम लोग, है ना, फ्रेमिंग को टिकाए रखने के लिए, फोर्स के लिए, तो वो फोर्स को झेल पाती है, सागौन की लकड़ी होती है ना। सबसे ज्यादा इंपोर्ट इसी काम में की जाती है। फर्नीचर भी सबसे ज्यादा इसी के बनाए जाते हैं। तो अपनी मजबूती और टिकाऊपन के लिए विश्व प्रसिद्ध है। होशंगाबाद, जबलपुर, बैतूल, धार आदि क्षेत्रों में सबसे ज्यादा पाई जाती है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की बात करें तो भोपाल के आसपास सबसे बड़ा बेल्ट सागौन का ही है। अगर आप सागर साइड जाओगे सागौन मिलेगा, बैतूल साइड जाओगे सागौन मिलेगा, होशंगाबाद साइड जाओगे सागौन मिलेगा। आप किसी भी क्षेत्र में चले जाइए, सागौन का बेल्ट सुदूर दक्षिण के क्षेत्र में मध्य प्रदेश में पूरा लगभग फैला हुआ क्षेत्र है। राइट। तो टीक वुड है, इसके कुछ फीचर्स मैंने यहाँ पर भी बताया हुआ है। स्टेट ट्री ऑफ मध्य प्रदेश, है ना। वैसे के तो बरगद है अपने चिन्ह पर, है ना, राजकीय वृक्ष का दर्जा जो है वो बरगद को दिया गया है, लेकिन उत्पादन के आधार पर मैं बता रहा हूँ ना, तो इस बात को इतना ही याद रखना है। मोस्ट वैल्यूएबल टिम्बर ट्री, क्योंकि इस इमेज में पता नहीं किसने बनाई और किसने लिखी, मेरे को मिली, मैंने डाल दी। नोन फॉर इट्स स्ट्रेंथ एंड ड्यूरेबिलिटी, ये मैं बता चुका हूँ। फर्नीचर में काम आती है, शिप बिल्डिंग, जहाज बनाने में, यूटेंसिल्स बनाने में काम आती है, छपाई की चीजें बनाने में, कंस्ट्रक्शंस के कामों में बहुत ज्यादा यूज होती है ना। हार्ड होती है स्टील की तरह, इसमें एक फीचर होता है वेट लोड को बहुत ज्यादा झेले रखने का, है ना। इसी तरीके से इंडिया में सबसे महत्वपूर्ण, सबसे ज्यादा उत्पादन मध्य प्रदेश का ही है सागौन में, ध्यान रखना। क्या भारत में सागौन का सर्वाधिक उत्पादन मध्य प्रदेश में ही होता है। सर्वाधिक उत्पादन कहां होता है? मध्य प्रदेश में। सागौन का सर्वाधिक उत्पादन भारत में कहां हो रहा है बेटा? सागौन का मैक्सिमम, एमपी इज प्रोड्यूसिंग द मैक्सिमम सागौन वुड इन इंडिया, राइट। ओके, आगे की कहानी की बात करते हैं भैया। थोड़ा सा आगे की कहानी क्या कहती है? साल ट्री, साल वृक्ष के बारे में हमें बताती है। साल भी एक मुख्य उत्पाद है। ये मध्य प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का 4.15% मध्य प्रदेश के कुल वन क्षेत्रफल का, टोटल फॉरेस्ट एरिया का 4.15% है। इसका यूज ज्यादातर बेटा रेलवे की स्लीपर, मैंने बताया रेलवे की स्लीपर में, और इमारती लकड़ी में भी पुली और लाइन्स बनाने में होता है। मंडला, बालाघाट, डिंडोरी, पूर्वी मध्य प्रदेश, ईस्टर्न मध्य प्रदेश का जो क्षेत्र है उसमें सबसे ज्यादा ये पैदा होता है। तो वो कितना है? 19.36% सागौन, और साल कितना है? 4.15%। ये दो तो भैया तुम्हें याद रखना है। अरे गिर गया रे, तो भैया ये दो तो तुम्हें याद रखना ही पड़ेगा, इसके अलावा तुम और कुछ नहीं कर सकते, इसको दो को तो याद रखना ही पड़ेगा। इसे किंग ऑफ टिम्बर कहते हैं, टिम्बर का राजा। टिम्बर वुड में सबसे ज्यादा इसका यूज किया जाता है पूरे विश्व में, नॉट ओनली इन इंडिया, नॉट ओनली इन मध्य प्रदेश, पूरी दुनिया में। नेटिव इंडियन ट्री है, भारत की ही अपनी वृक्ष माना जाता है। ये हाईली ड्यूरेबल और स्ट्रॉन्ग होता है, अधिक समय तक चलने वाला होता है। वैसे अगर देखा जाए तो इसका नाम शोरिया होता है। इसका अगर मैं आईयूपीएसी या वैज्ञानिक नाम बताऊं तो शोरिया रोबुस्टा कहते हैं। क्या कहते हैं? शोरिया रोबुस्टा कहते हैं।
है ना। और जो सागौन होता है उसको टेक्टोना ग्रेंडाई कहते हैं। क्या कहते हैं? टेक्टोना ग्रेंडाई, और इसको सोविया रोबस्टा कहते हैं। टिम्बर है, कुकिंग लैंप ऑयल, साल साल सीड्स पे इसके बीज भी काम आते हैं, हाई क्वालिटीड होता है। बोटेनिकल नेम यहाँ लिखा हुआ है शोरिया रोबस्टा है, आया ना। और वो टेक्टोना ग्रेंडाई है। सागौन क्या है? टेक्टोना ग्रेंडाई, या ग्रेंडिस भी कहीं कहीं लिखा मिलता है। सागौन के लिए क्या लिखा मिलता है? टेक्टोना ग्रेंडिस या टेक्टोना ग्रेंडाई। और इसके लिए शोरिया रोबस्टा, ये ध्यान रखना, हाँ या ना। हिंदू धर्म में इसकी अच्छी खासी मान्यता है। साल वृक्ष को भगवान शंकर का प्रिय वृक्ष माना जाता है, इसके लिए इसकी पूजा भी बहुत सारी जगहों पर की जाती है। खासतौर से जनजातीय क्षेत्रों में तो बहुत, बैगा जनजाति तो साल के पेड़ पर कुल्हाड़ी के एक सुई तक नहीं चुभने देती। बैगा जनजाति के लिए बहुत पूजनीय है, क्योंकि उनका मानना है कि उनके देवता जो है इस वृक्ष पर ही वास करते हैं। तो समय समय पर साल के वृक्ष पर मुर्गा, नारियल और शराब चढ़ाते हैं अपने देवता के लिए, है ना। तो बैगा जनजाति के लिए तो ये सबसे महत्वपूर्ण वृक्ष माना जाता है। किसके लिए? बैगा जनजाति के लिए सबसे महत्वपूर्ण वृक्ष माना जाता है। चलिए बैम्बू की बात करते हैं। बम्बू यानी कि बांस, ठीक है। इसका बोटेनिकल नाम क्या होता है? पोसिया, राइट। ये जो बाम्बू है, जो बांस है, इसे हरा सोना कहा जाता है भैया, ग्रीन गोल्ड के नाम से जाना जाता है बांस। ये भी मध्य प्रदेश में अच्छा खासा होता है। बांस सर्वाधिक बालाघाट में ही आपको मिलेगा। कहाँ मिलेगा? बालाघाट में सर्वाधिक है, मैक्सिमम इन बालाघाट। मैक्सिमम प्रोडक्शन इज इन बालाघाट फॉर बैम्बू, समझ गए। इसका उपयोग भैया कागज बनाने में होता है, टोकरी बनाने में होता है, निर्माण कार्यों में होता है। कागज बनाने में होता है, टोकरी बनाने में होता है, निर्माण कार्यों में होता है, और भी बहुत सारी जगहों पर होता है ना। बांस का उपयोग बहुत सारी फ्रेमिंग्स करने में यूज होता है, जिसमें टेम्पररी फ्रेम्स बनाए जाते हैं, जैसे बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के टाइम पर, उसमें इसका उपयोग होता है। बाकी 4 लोग एक को लेके जाते हैं, उसमें भी इसका उपयोग होता है ना। बहुत सारी जगह बांस का उपयोग होता है। खैर, इसके प्रमुख क्षेत्र बालाघाट है, शहडोल, खंडवा है, यहाँ पर ये सबसे ज्यादा आपको मिलेगा। कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं भैया फॉरेस्ट पर बेस्ड, कुछ फैक्ट्स जिनकी हम बात कर लेते हैं यहाँ पर। अब ये फैक्ट्स क्या कहते हैं, देखो पहला, अच्छा इसके पहले हम लोग लघु जो गौड़ वनोत्पाद है उनको देख लिया जाए इसमें ना। गौड़ वनोत्पाद अपन ने नहीं देखी इसमें। गौड़ वनोत्पाद देखने हैं। गौड़ वनोत्पाद शायद इसमें आ नहीं पाए लेक्चर में। चलो रुको, ले लिए भाई, ले लिए, आ गए भैया, आ गए, ले लिया अपन ने। क्या हुआ, उसमें नहीं आ पाए तो क्या हुआ, अपन ने बुला लिए रे भाई, बुला लिए। ओके, माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, ये थे तो मेजर फॉरेस्ट प्रोड्यूस। यहां तक हमने क्या देखे थे? मेजर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, सागौन, साल और बांस, ये 3 मेजर फॉरेस्ट प्रोड्यूस हैं जो सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में उत्पादित हो रहे हैं, और भारत के विभिन्न क्षेत्रों में और भारत के बाहर भी इनका निर्यात किया जाता है, इनको एक्सपोर्ट किया जाता है, ठीक है भैया। अब आते हैं माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस पर, गौड़ उत्पादों पर, जो कम मात्रा में होते हैं, कम इकोनॉमिकल प्रॉफिट देते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट ये भी होते हैं। इनमें सबसे महत्वपूर्ण है तेंदुपत्ता, तेंदू लीव्स। बीड़ी बनाने में इसका सबसे ज्यादा उपयोग होता है। बीड़ी नहीं होती, बीड़ी होती है, बीड़ी, बीड़ी नहीं होती, बीड़ी होती है, बीड़ी। अरे चचा नहीं बैठते, उकड़ू बैठ गया, ऐसा पकड़ के पीते हैं, वही वाली बीड़ी। 60% देश का टोटल उत्पादन मध्य प्रदेश ही देता भैया तेंदुपत्ता का। एक और चीज याद रखना, तेंदुपत्ता को वर्ष 1964 1964 में नेशनलाइज कर दिया गया था, नेशनलाइज कर दिया गया था, यानी कि राष्ट्रीयकृत कर दिया गया था। और इस बात को ध्यान रखना, तेंदुपत्ता का राष्ट्रीयकरण करने वाला पहला राज्य मध्य प्रदेश ही है। मध्य प्रदेश ऐसा करने वाला पहला राज्य है, भारत का पहला राज्य। एमपी इज द फर्स्ट स्टेट विच नेशनलाइज्ड द तेंदू लीव्स। तेंदू पत्ते का राष्ट्रीयकरण करने का श्रेय सबसे पहले मध्य प्रदेश राज्य को दिया गया है। राष्ट्रीयकरण करने का मतलब यह है कि राष्ट्रीयकरण यानी राष्ट्र की संपत्ति बना दी जाती है, यानी कि उस पर पूर्ण नियंत्रण सरकार का हो जाता है। तो मध्य प्रदेश में तेंदू के जितने भी जंगल है वो किसी का पर्सनल फॉरेस्ट नहीं हो सकता, सरकार के नियंत्रण में। सरकार समय समय पर टेंडर जारी करती है, आप टेंडर ले सकते हो, तेंदुपत्ता का उत्पादन कर सकते हो, और तेंदुपत्ता को आप बेच सकते हो, उस पर जो भी आप कमा सकते हो। सरकार इसका अधिग्रहण करने की, सॉरी अधिग्रहण बोल रहा हूं, संग्रहण करने के लिए। संग्रहण करना मतलब क्या होता है? उसका स्टोरेज करना, है ना। तो उसके स्टोरेज करने के लिए जो लोग उसके संग्रह करता है उनको सब्सिडीज भी जारी करती है, और विभिन्न योजनाएं सरकार ने इसके लिए चलाई हुई हैं। ये सागर में, जबलपुर में, सीधी में आपको सबसे ज्यादा मिलेगा। फिर आता महुआ, शराब बनाने में महुआ से, और खाद्य तेल, एडिबल ऑयल्स, खाने वाले तेल जो होते हैं उनको बनाने में ये सहायक होती है, उनको बनाने में काम आती है। झाबुआ, अलीराजपुर, डिंडोरी यानी कि पश्चिमी मध्य प्रदेश, वेस्टर्न एमपी में मिलती है। आंवला, हर्रा, बहेड़ा, अबे ये तो त्रिफला चूर्ण हो गया। अब पेट खराब हो जाता है, त्रिफला चूर्ण खाते हैं लोग, त्रिफला चूर्ण। ये विटामिन सी का बहुत अच्छा सोर्स है भाई साहब, है ना। ये देखो लिखा भी है त्रिफला चूर्ण, है ना, उसमें इसका यूज होता है। छिंदवाड़ा, जबलपुर में सबसे ज्यादा होते हैं। लाख लाख चूड़ियां बनाने में काम आती हैं। सील,
और पॉलिश बनाने में काम आती है ना। इससे बैंगल्स बना सकते हो। सील, सील मोहरे, मोहरे ठप्पा लगाने वाली है ना। उमरिया, अच्छा उमरिया में लाख का सरकारी कारखाना है, लेकिन जहां तक मेरा कंसर्न है, मैं जानता हूं उमरिया का ये लाख का सरकारी कारखाना जो है, जो गवर्नमेंट फैक्ट्री है लाख की उमरिया में, वो अब वर्किंग नहीं है जहां तक है। जो लोग उमरिया के हो कृपया करके इस कमेंट में मुझे बता देना। तो अगर मैं गलत हूं तो शायद मैं भी अपना एक फैक्ट इंप्रूव कर लूंगा आगे की क्लासेस के लिए, लेकिन प्लीज मुझे बता देना, सूचित कर देना जितने लोगों को अगर पता हो तो, क्योंकि जहां तक मेरा कंसर्न है अभी चालू नहीं है, ये बंद हो चुकी है ना, जो लाख का सरकारी कारखाना। भिलाला, भिलाला भी है, स्याही बनाने में काम आता है, पेंट बनाने में काम आता है। ये छिंदवाड़ा में सबसे ज्यादा मिलता है। फिर आता है गोंद, गम, खाद्य पदार्थों में उपयोग होता है। गोंद के लड्डू खाए तो भी बड़े मस्त लगते हैं। और इसी तरीके से उद्योगों में भी इसका काम होता है ग्लू के फॉर्म में। तो ग्वालियर, शिवपुरी, खंडवा सबसे ज्यादा यहाँ पर मिलता है ना। तेंदुपत्ता इसमें सबसे महत्वपूर्ण होगा, इसको आपको याद रखना होगा। तेंदुपत्ता, तेंदु लीव इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक टेबल में इनको पूरा कर लेना, फालतू की राम कथाएं लिखने का कोई मतलब नहीं है। तेंदुपत्ता के लिए एक फैक्ट अलग से लिख लेना कि मध्य प्रदेश तेंदुपत्ता का राष्ट्रीयकरण करने वाला पहला राज्य है भैया। एमपी इज द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया विच नेशनलाइज द तेंदु लीव्स। और मध्य प्रदेश पूरे भारत के कुल तेंदुपत्ते के उत्पादन का 60% उत्पादन करता है, यानी मेजर प्रोडक्शन तेंदुपत्ता का और सागौन का दोनों का मध्य प्रदेश ही देता है। ये दो उत्पाद इस तरीके से याद रख लीजिएगा। चलिए अब चलते हैं हम फैक्ट्स पर। फैक्ट्स क्या कहते हैं फॉरेस्ट के कंसर्न में हमें। पहला, भारत की राष्ट्रीय वन नीति यानी कि इंडिया नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी ये कहती है कि किसी भी क्षेत्र में, उस क्षेत्र विशेष, जैसे वो राज्य हो गया या देश हो गया, में पर्यावरण का संतुलन यानी कि एनवायरनमेंट को अगर बैलेंस बनाए रखना है, पर्यावरण का संतुलन बनाए रखना है, तो ये बहुत जरूरी होता है कि आपको उसका 33% क्षेत्र वनों से घेरना होगा। मान के चलो कि आप 1 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में है, आपका जो क्षेत्र है वो 1 लाख किलोमीटर स्क्वायर है, तो आपको कम से कम 33,000 किलोमीटर स्क्वायर यानी 33,000 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र पर वनों से उसको ढकना होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज मानी जाती है। 33% हिस्सा वनों से होना चाहिए। हालांकि इस मामले में मध्य प्रदेश अभी पीछे है, क्योंकि मध्य प्रदेश का कुल फॉरेस्ट कवर 25.14% ही है। तो अगर आप मध्य प्रदेश की बात करते हैं, हालांकि भारत के कुल औसत प्रतिशत से तो ज्यादा ही है, लेकिन मध्य प्रदेश भारत का एक ऐसा राज्य है जो तेजी से इस ओर बढ़ रहा है। मिजोरम इसको कवर अप करता है, क्योंकि मिजोरम का लगभग 90% राज्य क्षेत्र वनों से ही कवर्ड है। हिमालयन, ईस्टर्न हिमालयन रेंज पर मौजूद है यार, तो उसका तो हो गई कवर, उसमें कौन सी बड़ी बात है ना। चलो, भारत में पाए जाने वाले 16 प्रमुख वन प्रकारों में से अधिकांश मध्य प्रदेश में है। टोटल इंडिया में 16 फॉरेस्ट टाइप्स पाए जाते हैं। वनों के वर्गीकरण 16 है, उनमें से सबसे ज्यादा किस राज्य में पाए जाते हैं? वो मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। इसलिए मध्य प्रदेश को हरा हृदय भी कहते हैं, भारत का हरा हृदय यानी कि ग्रीन हार्ट ऑफ इंडिया। तो वैरायटी बहुत ज्यादा है बेटा, डायवर्सिटी को बहुत बड़े स्तर पर मध्य प्रदेश क्या कर रहा है? वैरायटी को मध्य प्रदेश बहुत बड़े स्तर पर कंजर्व कर रहा है। इस वजह से मध्य प्रदेश यहाँ पर कहीं ना कहीं अहम हो जाता है। तो भैया ये कुछ हलवे में पड़े हुए फैक्ट्स हैं, इनको और देख लेते हैं। मध्य प्रदेश में लघु वनोपज संघ यानी कि लघु वनोपज, ये सब लघु वनोपज है, ये जो देख रहे हो गौड़ माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, इन्हीं को लघु वनोपज कहते हैं, है ना। तो क्योंकि क्या है, ये ज्यादा प्रॉफिटेबल नहीं थे, इन्हें ज्यादा मात्रा में निकाला नहीं जाता और जनजातियां ही इनसे ज्यादातर संबंधित रहती हैं, तो उन्हें फायदा देने के लिए, जनजातियों के विकास के लिए और उन्हें एक अच्छा मार्गदर्शन दिलवाने के लिए, उनके लिए नियमावली तैयार करने के लिए, ताकि रेगुलेटेड सेक्टर का पार्ट बन सके, इनका पूरा का पूरा प्रॉफिटेबल काम हो सके उनको लिए। तो मध्य प्रदेश सरकार ने तय किया कि हम मध्य प्रदेश में इसके लिए एक लघु वनोपज संघ यानी कि एक माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस फेडरेशन बनाएंगे। इसे 1984 में स्थापित किया गया, 1984 में इसे स्टैब्लिश किया गया था। और इसका मुख्यालय जो है वो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? भोपाल में आता है। यह आदिवासियों से उचित मूल्य पर वनोपज खरीदने का काम करता है। जैसे जड़ी बूटियां हो गई, जैसे तेंदु हो गया, जैसे हर्रा हो गया, जैसे आपका आंवला हो गया, जैसे बहेड़ा हो गया, या कि फिर गोंद हो गई, या कि फिर अदर टाइप ऑफ जो सेकेंडरी प्रोड्यूसर्स है, माइनर प्रोड्यूसर्स है, छोटे वन उत्पाद है, उन्हें हम सरकार के द्वारा, सरकार खरीदती है। और सरकार क्या कर रही है, बहुत सारी जगह देखिए सरकार ने अपना एक ब्रांड बनाया हुआ है मध्य प्रदेश में, उसका नाम है विंध्य हर्बल्स। तो विंध्य हर्बल्स क्या करता है? अलग अलग किस्म के जो मेडिसिनल प्रोडक्ट्स हैं, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स हैं और बहुत सारी अलग अलग चीजें विंध्य हर्बल्स बनाता है। तो विंध्य हर्बल्स जो ये बनाता है, औषधियां बनाता है, उसको बेचता है, मार्केटिंग करता है। ये गवर्नमेंट का अपना एक एंटरप्राइज है, सरकार का अपना एक उपक्रम है जो ये काम कर रहा है। लघु वनोपज संघ के नाम पर एक खरीदी होती है और विंध्य हर्बल्स के द्वारा उन्हें प्रोसेस करके बेचा जाता है बाजार में। ठीक है, नेक्स्ट फैक्ट क्या बताता है? सर्वाधिक प्रतिशत वाला जिला, अगर आपसे पूछा जाए मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वनों का प्रतिशत किस जिले में, आप कहेंगे बालाघाट में। बालाघाट में बेटा सबसे ज्यादा फॉरेस्ट डेंसिटी है 53%। इसी तरीके से कितनी है? 53%। इसी तरीके से सबसे कम प्रतिशत वाला जिला पूछा जाए तो आप बताएंगे उज्जैन। उज्जैन मुख्यमंत्री का क्षेत्र है, सबसे कम वन प्रतिशत उज्जैन में आपको मिलता है, ये है 60%। 60%। तो एक बात है, एक जमाने में उज्जैन का नाम ही महाकाल वन था,
उसके नाम में ही वन था, महाकाल वन, बताओ, और वही सबसे कम वन है। छोड़ो, लीज फॉरेस्ट परसेंटेज है ना, उज्जैन में है। चलो, मध्य प्रदेश में वनों से संबंधित कुछ संस्थान भी हैं बेटा, कुछ इंस्टीट्यूशंस जो इंपॉर्टेंट हैं उन्हें आपको याद रखना पड़ेगा। जैसे अखिल भारतीय स्तर पर, ऑल इंडिया लेवल पर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट, ये पूरी दुनिया में अपने तरीके का एक अनोखा इंस्टीट्यूट है जो वन प्रबंधन को लेकर के आपको मास्टर्स डिग्री प्रोवाइड करवाता है, जैसे एमबीए फॉरेस्ट मैनेजमेंट में, है ना। ये भोपाल में स्थापित किया गया है, ये भोपाल में स्थापित किया गया है। जो भोपाल से रिलेटेड लोग होंगे उन्होंने इसे देखा होगा। ये पूरी दुनिया में अपने तरीके का अनोखा संस्थान है, ध्यान रखना। ये एशिया का अपनी तरह का, देखो लिखा हुआ है, ये वनों के प्रबंधन और नीति निर्माण पर कार्य करता है। 1982 में स्थापित किया गया था। कब? 1982 में, तब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी, उन्होंने इनॉग्रेट किया था। उष्णकटिबंधीय वन अनुसंधान संस्थान यानी ट्रॉपिकल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, TFRI, जबलपुर में स्टैब्लिश है भैया। ये केंद्र सरकार ICFRE के अधीन है और यह मध्य प्रदेश के उष्णकटिबंधीय वनों पर शोध करता है। 1973 में इसको स्टैब्लिश किया था। उष्णकटिबंधीय वन मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं तो उन पर शोध करने के लिए इसको स्थापित किया गया था जबलपुर में। 1973 में स्थापित हुआ था। इसी तरीके से स्टेट फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, केंद्रीय फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट के साथ साथ स्टेट फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी राज्य स्तरीय वन प्रबंधन संस्थान भी मध्य प्रदेश में है, जो जबलपुर में ही स्थापित किया गया है। ये 1963 में स्टैब्लिश हो गया था। क्लियर है? ये वनों के सुधार यानी रिफॉर्म ऑफ फॉरेस्ट पर काम करता है, उसके लिए शोध करता है, और बीज सुधार यानी सीड रिफॉर्म पर काम करता है। इसके अलावा मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले में आप जाओगे, वन राजकीय महाविद्यालय है, फॉरेस्ट गवर्नमेंट कॉलेज है। यहाँ पर वन अधिकारियों जैसे रेंजर, MPPSC से जो सिलेक्ट होते हैं ना, उनकी ट्रेनिंग आदि करवाई जाती है। 1979 में इसे स्टैब्लिश किया गया था। और वन रेंजर कॉलेज अलग से है, फॉरेस्ट रेंजर कॉलेज ये बैतूल में आता है। ये राज्य का एक अन्य प्रमुख प्रशिक्षण केंद्र है। इसकी स्थापना 1980 में की गई। ये दोनों लगभग समान रूप से स्थापित किए गए हैं वन अधिकारियों के प्रशिक्षण के लिए, फॉरेस्ट ऑफिसर्स के प्रशिक्षण के लिए। अभी इसमें और ज्यादा विकास किए जा रहे हैं फिलहाल, तो आगे जाकर के हम वनों की प्रशिक्षण के लिए भी बहुत ज्यादा आगे समृद्ध हो जाएंगे। तो मध्य प्रदेश उस मामले में, वनों के मामले में तो समृद्धि की ओर बढ़ रहा है, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला भाग है मध्य प्रदेश में राजकीय वन विकास निगम। इसकी स्थापना 1975 में हुई थी। 24 जुलाई को भोपाल में इसका मुख्यालय आता है। राज्य वन विकास निगम यानी स्टेट फॉरेस्ट डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, ठीक है। ये सरकार का ही एक उपक्रम है। ये वनों का व्यावसायिक उपयोग और रिक्त पड़े वन क्षेत्रों में वृक्षारोपण करने का काम करता है। उसके बारे में सरकार को भी सुझाव देता है और समय समय पर अपनी गतिविधियां आयोजित करवाता रहता है। कमर्शियल यूटिलाइज को सबसे ज्यादा आगे बढ़ाता है कि फॉरेस्ट को कैसे हम कमर्शियली यूटिलाइज करें और एक प्रॉफिट मेकिंग एंटरप्राइज में कन्वर्ट कर सकें, राइट। चलिए दूसरा है मध्य प्रदेश इको पर्यटन विकास बोर्ड, मध्य प्रदेश इको टूरिज्म डेवलपमेंट बोर्ड। ये 2005 में स्थापित किया गया था। इसका मुख्यालय भी भोपाल में ही है। प्रदेश में वन्यजीव पर्यटन और पर्यावरण के अनुकूल पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए इसको स्थापित किया गया था। क्लियर है? और फिर कुछ और फैक्ट्स हमारे सामने आते हैं, जैसे मध्य प्रदेश में वन्य जीव प्रबंधन प्रशिक्षण केंद्र, वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट ट्रेनिंग सेंटर, वाइल्ड लाइफ यानी वनों में पाए जाने वाले जो जंगली जानवर हैं उनके प्रबंधन के लिए जो ट्रेनिंग सेंटर है वो कान्हा किसली मंडला में है। मंडला में कान्हा किसली नेशनल पार्क जो है उसी के अंदर। बांस मिशन, इसका मुख्यालय भोपाल में है। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा शुरू किया गया एक बड़ा अच्छा मिशन है जिसमें बांस के उत्पादन और बांस के व्यापार यानी कि बांस का ट्रेड और उसके प्रोडक्शन को बढ़ावा देने की जो उद्देश्य था वो रखा गया था। इसी तरीके से मध्य प्रदेश सरकार ने एक जड़ी बूटी बैंक बनाया है। ये पचमढ़ी के पनार पानी में है। यहाँ दुर्लभ औषधियां जो आपको ज्यादातर कहीं नहीं मिल सकती, रेयर मेडिसिन हैं, उनको स्टोर किया जाता है, उनका संरक्षण किया जाता है इस जड़ी बूटी बैंक में। ये जड़ी बूटी बैंक भी अपने आप में एक अनोखा इनिशिएटिव था जो मध्य प्रदेश सरकार ने लिया था। इंस्टीट्यूशंस में आपको कुछ मैच द फॉलोइंग के भी क्वेश्चंस बन जाते हैं तो या बनने की संभावना है, तो आपको इंस्टीट्यूशन का नाम और उसका जो शहर है जहां वो है उसको अच्छे से याद रखना है। IIFM तो भोपाल में है, इसको याद कर लेना। बाकी जो रिसर्च सेंटर है चाहे वो आपका सेंट्रल लेवल पर केंद्र सरकार का हो चाहे राज्य सरकार का, दोनों ही जबलपुर में है तो याद नहीं करना। राजकीय महाविद्यालय और रेंजर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बालाघाट और बैतूल में आते हैं, नीचे साउथ सदर्न एरिया में, ठीक है। फिर बाकी सारे जैसे वन विकास निगम हो गया या इको टूरिज्म बोर्ड हो गया, वो दोनों के दोनों भोपाल में ही है तो याद नहीं करना है हमें। इसी तरीके से आप बांस मिशन की बात करते हो वो भोपाल में आ जाता है, जड़ी बूटी बैंक पचमढ़ी में आ जाता है, वन्यजीव प्रबंधन प्रशिक्षण केंद्र कान्हा किसली मंडला में आ जाता है। ये कुछ फैक्ट्स हैं भैया, निकाल करके छाप लो अपनी टेबल के सामने। रोज रोज देखते रहोगे 2-2 मिनट भी तो बहुत इजीली याद हो जाते हैं, क्योंकि फॉरेस्ट में सबसे ज्यादा दिक्कत इसी में होती है, फैक्ट याद करना पड़ता है ना। कुछ ट्रिक चाहिए होगी मुझे बताना, मैं बता दूंगा, लेकिन हालांकि मैंने कोशिश की है कि एक पूरे टेबल में इसको कन्वर्ट कर दिया जाए तो वो इजीली हो जाता है, क्योंकि कोई ज्यादा बड़ी चीज है नहीं है। देखो क्या है, IIFM भोपाल में आता है ना, और फिर उष्णकटिबंधीय वन अनुसंधान केंद्र और राज्य स्तरीय वन अनुसंधान केंद्र दोनों के दोनों आपके जबलपुर में है। फिर फॉरेस्ट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट और रेंजर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट दोनों के, फॉरेस्ट कॉलेज
स्टेट कॉलेज जो है और रेंजर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट दोनों के दोनों, फॉरेस्ट रेंजर कॉलेज जो है वो बैतूल में आ जाता है, और जो कॉलेज है राजकीय कॉलेज स्टेट कॉलेज है जो फॉरेस्ट का, वो बालाघाट में आ जाता है आपका, तो बहुत इजीली याद हो जाता है। इसी तरीके से वन विकास निगम जो है मध्य प्रदेश का वो भोपाल में है, इको टूरिज्म बोर्ड भोपाल में है। फिर वन्य जीव प्रबंधन संस्थान प्रशिक्षण संस्थान जो है, वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, वो कान्हा किसली में आता है नेशनल पार्क, क्योंकि वाइल्ड लाइफ सबसे ज्यादा वही है भैया, सबसे ज्यादा डाइवर्सिटी ऑफ वाइल्ड लाइफ, सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है मध्य प्रदेश का, तो वहीं जाएगा ना वन्य जीव, तो बहुत इजीली याद कर सकते हो, रिलेट हो जाता है वो तो, है ना। और उसके बाद आप जाते हो तो बांस मिशन भोपाल में आता है, और जड़ी बूटी बैंक जो है पनारपानी पचमढ़ी में है। तो देखो बहुत इजीली याद हो गया यार, सिर्फ डिस्कशन में याद हो गया, बस इसको रिवीजन करते रहना हर 2 से 3 दिन में, बहुत इजीली हो जाएगा। इतना भी नहीं कर पाओगे क्या, कर लो ना, थोड़ी सी तो बात है। चलो भाई, आज का लेक्चर हम यहीं पर खत्म करेंगे। दिस इज ऑल अबाउट द फॉरेस्ट ऑफ एमपी। अगले लेक्चर में अगले टॉपिक के साथ मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।